नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। कुछ साल पहले की ही बात है, सरकार ने डिजिटल पेमेंट को जोर शोर से बढ़ावा देने का प्रयास किया। लोगों के बीच ये संदेश दिए गए कि पैसा बैंक के अंदर रखें और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये बात सरकार ने कही थी, लिहाजा लोगों ने उस पर भरोसा भी किया और डिजिटल पेमेंट को एक नई ऊंचाई तक या नए मुकाम तक देश के बीच पहुंचाया गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ अपने साथ में कुछ बुराइयाँ भी लेकर आती हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ते गए। इतना सुविधाजनक होने की वजह से ज़्यादा लोग जो उस विधा के बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं थे, उन्होंने भी डिजिटल पेमेंट को अपना लिया। छोटी से छोटी रेहड़ी से लेके बड़े से बड़े शोरूम तक लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे। ये सुविधाजनक भी था, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं थे, लिहाजा लोगों ने इस पर भरोसा किया और इसे अपनाया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस अच्छाई के साथ साथ एक बुराई लगातार साथ चल रही थी। बैंक को लेकर होने वाले जो फ्रॉड्स थे वो भी इस डिजिटल पेमेंट के साथ साथ एडवांस होते गए, बदलते गए। जो लुटेरे हैं या जो बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए धोखेबाज हैं, या उन्हें कोई और दूसरी भाषा में आप परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्होंने इसको इस हद तक कैप्चर किया कि लोग अब इसका शिकार होने लगे हैं। डिजिटल फ्रॉड का बड़े पैमाने पर शिकार होने लगे हैं। ये बात मैं आज इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है और ग्राहक इस मामले में अकेला खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्राहक का ही पक्ष लेते हुए सरकार और बैंकों को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं या डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं, वो सीधे तौर पर डकैती की तरह है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करने जैसी घटनाएं या डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग इस हद तक पावरफुल हो गए हैं या उनका जो नेक्सस है वो इतना मजबूत हो गया है कि लोगों का उससे बचना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। कोर्ट ने इस विषय पर बैंकों को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा है कि जो बैंक हैं वो लोगों के जो पैसे हैं उनकी संरक्षक हैं। एक मोटा मोटी आंकड़ा भी सामने आया है जिसमें ये बताया गया कि करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड, वो पिछले कुछ वक्त में हो चुका है और ये वो पैसा है जो आम आदमी ने या एक मेहनतकश व्यक्ति ने बैंकों में जमा करके रखा था, इस उम्मीद के साथ में कि जब ज़रूरत होगी तो उस पैसे को निकाला जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो फ्रॉड हैं या जो धोखेबाज करने वाले जो बदमाश हैं, वो नए नए तरीके इस तरीके से निकाल कर लोगों के साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें बचाना अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो चुका है। हालांकि कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक निर्देश दिया है और ये कहा है कि इस पर एक एसओपी बनाएं और लोगों का जो संरक्षण है या लोगों के पैसों का जो संरक्षण है वो होना चाहिए जो बैंकों में जमा है। और जो धोखेबाज हैं या डिजिटल फ्रॉड करने वाले हैं वो कितनी ही तिकड़ में लगा लें, कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वो पैसा उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। सीधे भाषा में कहें तो कोर्ट ने ये कहा कि लोगों के पैसे का संरक्षण करना ये बैंक की और सरकार की दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और भी खड़े होते हैं कोर्ट की इस टिप्पणी या फिर इस निर्देश के बाद में। सवाल ये है कि जब सरकारें एक सिस्टम को बड़ा करने या अपग्रेड करने की कोशिश करती हैं और बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, और जब लोग क्योंकि लोग सरकार पे भरोसा करते हैं, लिहाजा जब सरकार की ओर से कोई बात कही जाती है तो फिर वो उसे स्वीकारते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हें बीच बाजार में अकेले क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों ग्राहक इस स्थिति में होता है कि जब वो किसी फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो फिर वो पीड़ित के तौर पर बैंकों के चक्कर लगाता है, साइबर सेल के चक्कर लगाता है, पुलिस के चक्कर लगाता है। और ज़्यादातर केसों में आज की स्थिति में देखें तो जो पैसा डिजिटली फ्रॉड किया जाता है या जो लोग शिकार होते हैं उन्हें उनका पैसा वापस मिले, ऐसे केसेस कम ही आते हैं। ऐसे में क्या ये जिम्मेदारी सरकार और बैंकों की नहीं होनी चाहिए कि वो इस पर लगाम लगाएं? आखिरकार इस पर लगाम लगाने से रोक कौन रहा है? जब एक सिस्टम को
बड़े पैमाने पर क्रिएट किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर उसमें फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, तो फिर अवेयर रहने या फिर जागरूक रहने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले ग्राहक की ही कैसे हो सकती है? क्यों नहीं इस जिम्मेदारी पर जो बैंक हैं या सरकार का जो सिस्टम है उसको भी उतना ही जागरूक किया जाए? क्यों कुछ जो धोखेबाज हैं जो नए नए तरीके निकाल कर धोखे करते हैं आम और जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं लेकिन अपना पाई पाई जो पैसा है वो बैंकों में संभाल कर रखते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब उसको वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती, और वो उसे गलती भी ना कहें क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं वो इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचते हैं जिसमें एक आम आदमी का फंस जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी शुरू होती है बैंकों की और सरकार के उस सिस्टम की जो ऐसे लोगों पर नकेल कसे। जरा सोचिए कि एक आम आदमी किसी बैंक से 2 रुपए, मैं बहुत छोटी रकम की बात कर रहा हूँ, कि अगर 2 से 10 रुपए का भी हेर फेर आता है तो बैंकें इतने सारे नियम कायदे लाद देती हैं जिसमें उसे उन नियमों का पालन करना ही होता है या उस कमी को पूरा करना ही होता है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल फ्रॉड होता है या कोई धोखेबाजी के ये जो केसेस होते हैं उन पर लगाम लगाने में ये बैंक्स का जो सिस्टम है वो नाकाम साबित क्यों होता है? और इसी दिशा में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती भी दिखाई है और ये कहा है कि ये सिस्टम क्रिएट होना ही चाहिए तब जबकि इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए सरकारों ने ही लोगों को जागरूक किया है, बैंकों ने ही लोगों को जागरूक किया है। अब जबकि इसका बड़े पैमाने पर लेन देन हो रहा है तो फिर बड़े पैमाने पर जो धोखेबाजी है उस सिस्टम को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बैंकों की है। इसे सिर्फ ग्राहकों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता या सिर्फ उन विज्ञापनों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता जिसमें ये कहा जाता है कि आप अलग अलग तरीक़ों से जागरूक रहें, अपने पैसे की सुरक्षा करें। जब सब कुछ ग्राहक को ही करना है तो फिर बैंक और जो सरकार का सिस्टम है वो आखिरकार क्या करेगा? सब कुछ जब एक आम व्यक्ति का पैसा चला जाता है या लुट जाता है उसके बाद उसके बैंकों के और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के अलावा उनके पास आखिर विकल्प बचता ही क्या है? ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जवाबदेही बैंकों की भी तय होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार के सिस्टम की भी तय होनी चाहिए जो ऐसे धोखेबाजों तक नहीं पहुंच पाते और एक आम जो व्यक्ति है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब ऐसे जालसाजों के हाथ में वो पड़ जाते हैं। हमारा आज का ये विषय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।